वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, आज उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा, लेकिन जजमेंट तो आया नहीं। फिर लाइव लोग वालों ने भी माफी मांग ली कि ये गलत इन्फॉर्मेशन हो गई। तो मैं तुमको कह रहा हूँ ना कि अब छुट्टियां पड़ेगी। इसमें क्या पड़ेगी? लगभग फरवरी या मार्च में इसको लास्ट सुना गया था केस को। उसके बाद से वेरियस ऐसा हुआ है इसमें। देखिए, प्रैक्टिस तो इम्प्लीमेंट होगी, प्रैक्टिस तो इम्प्लीमेंट होगी। आज जजमेंट आने वाला था, लेकिन लाइव लोगों ने बोला कि हमने कुछ गलत मेंशनिंग देख ली, किसी केस को गलत लगा हुआ देख लिया। ऑनरेबल चीफ जस्टिस बी आर गवई सर की कोर्ट में ये जो फैसला आएगा वो किसी दूसरे मैटर को लेकर आएगा। अब इसमें जो एफिडेविट दिया है वेरियस हाई कोर्ट्स ने, तो सबने इस बात की वकालत करी है कि प्रैक्टिस इंप्लीमेंट होनी चाहिए और प्रैक्टिस इसमें रहनी चाहिए। सिर्फ सिक्किम और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ही बोला कि पुराने रूल को इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। एक कमीशन बनता है, शेट्टी कमीशन। अब शेट्टी कमीशन क्या करता है? शेट्टी कमीशन रिक्रूटमेंट के लिए काम करता है, एडीजेस और डीएड सिविल जज के लिए। जजेस एसोसिएशन केस था, उस केस में ये बात बोली गई। थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ मैं आपको इसका। सर, ऐसा हुआ था कि 2002 के पहले प्रैक्टिस मैंडेटरी थी हर सारे फील्ड में। फिर उन्होंने प्रैक्टिस को हटा के उसमें ये बात बोली गई कि प्रैक्टिस को थोड़ा साइडलाइन किया जाए और इसमें यंग लोगों को लेके आया जाए जो जिन्होंने जस्ट एलएलबी कंप्लीट की है। इसका बहुत सारे जुडिशरी में एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिला, क्योंकि देखिए, मैं उसके सपोर्ट में नहीं हूँ कि प्रैक्टिस होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। मेरा उसमें कोई ओपिनियन नहीं है, मेरा कोई पर से कोई ओपिनियन नहीं है। मेरा इसमें ओपिनियन इसलिए नहीं है क्योंकि मैं एक बात आप समझिए और एक बात ध्यान रखिए। देखिए, ये ट्रेंड बहुत सारी जगह देखा गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ जस्टिस इम्पैक्ट होता है। इसमें आर्गुमेंट्स पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है। एक पॉजिटिव आर्गुमेंट ये है कि बच्चे को क्यों मौका दिया जाना चाहिए एलएलबी कंप्लीट होते ही जुडिशरी में अपेयर होने के लिए। इसके आर्गुमेंट से ये होते हैं कि सर, अगर बच्चा 3 साल प्रैक्टिस कर लेगा तो फिर वो जुडिशरी में नहीं आ पाएगा। उसका जो चार्म है, जो उसका हार्डवर्क था, वो ऑलरेडी वो कर चुका है, तो वो इधर नहीं आएगा। दूसरी बात ये कि अगर आप प्रैक्टिस इंप्लीमेंट कर दोगे तो फिर बच्चे क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ वकालतनामा भरने का काम करेंगे और कोई भी एक्चुअल प्रैक्टिस में नहीं आएगा। वो सिर्फ अपना समय पूरा करेंगे और ये करेंगे। अब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि जिन बच्चों को या जिन एस्पिरेंट्स को आप परमिट कर रहे हो, उनका एक पॉइंट ये भी होता है कि सर, कोर्ट का अगर बेसिक अनुभव नहीं है, एक बार और बेंच के रिलेशन को नहीं जानते। कभी आपने देखा हो तो गले में जो 2 नोट होते हैं, एडवोकेट का बैंड देखा है आपने? ये एक बार है और एक दूसरा बेंच है। बार मतलब होता है जिस बार में आप प्रैक्टिस करते हो, जैसे बार काउंसिल ऑफ राजस्थान, बार एसोसिएशन ऑफ हाई कोर्ट। दूसरा होता है बेंच। ये जो बैंड होता है सर, ये बैंड उसकी पहचान है। बात समझ में आई? कि आप बार और बेंच को रिप्रेजेंट कर रहे हो। एक बच्चा जिसने सिर्फ एलएलबी अपना कंप्लीट किया है, कोर्ट वो कभी गया नहीं है, तो उसके अंदर एक सिंपैथी और एम्पैथी का अवेयरनेस नहीं रहेगी, उसके अंदर लैक ऑफ सिंपैथी होगी टुवर्ड्स द बार। क्योंकि उसने बार के लिए तो सर कभी कुछ काम किया नहीं ना, कि कैसे एडवोकेट केस प्रेजेंट कर रहा है। और वो जो बच्चा है वो स्ट्रिक्ट लॉ पढ़ के आया है, मतलब वो सिर्फ क्या पढ़ के आया है सर? कानून। बहुत सारी जगह ऐसी है सर लॉ के अंदर जहां पे हम बहुत रिजिडली काम नहीं करते। जैसे मैं आपको सीपीसी पढ़ाया था, तो मैंने आपको सीपीसी में बताया था सर कि यूजुअली क्या होता है, जैसे पार्टी अपीयर नहीं हुई है, सपोज पार्टी अपीयर नहीं हुई है, जिस दिन उस पार्टी को आना चाहिए था, तो क्या आप एकदम से एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर देंगे? मान लीजिए फर्स्ट डे पार्टी नहीं आती है, सपोज डिफेंडेंट नहीं आया है, क्या ऑर्डर 9 रूल 6 के अंदर यू वुड डायरेक्टली इनिशिएट द एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स? ये इंटरव्यू में पूछा हुआ सवाल इस साल आरजीएस 2024 में। क्या यू आर डायरेक्टली इनिशिएट द एक्स पार्टी प्रोसीडिंग अगेंस्ट सच पर्सन? जिस बच्चे ने प्रैक्टिस करी है या जो बच्चा मैच्योरिटी के साथ चीजों को हैंडल करता है, वो बच्चा क्या करता है? वो टाइम देता है, एक और डेट देगा, एक और डेट देगा और फिर फाइनल डेट और देगा।
वो देखेगा सर्विस समन हुआ है या नहीं हुआ, और लास्ट में फिर वो आके एक्स पार्टी प्रोसीडिंग इनिशिएट करेगा, एक्स पार्टी ऑर्डर पास नहीं करेगा। एक्स पार्टी प्रोसीडिंग इनिशिएट करने में और एक्स पार्टी ऑर्डर देने में अंतर है। मैं मुकाबलत नहीं कर रहा हूं बाकी चीजों की, ना मैं चीजों को बहुत ज्यादा सपोर्टिव और प्रोटेक्टिव वे में आपको प्रेजेंट कर रहा हूं, लेकिन जो बच्चा लिटिगेशन में जाएगा उसको थोड़ा सा उन चीजों से अटैचमेंट होगा कि एक्चुअल कोर्ट प्रैक्टिस अलग है थ्योरेटिकल से। थ्योरी में तो लिखा हुआ है कि आप डायरेक्टली इनिशिएट कर सकते हो, जैसे ऑर्डर 6 रूल 17 में अब हम पढ़ते हैं कि कोई भी अमेंडमेंट की जो एप्लीकेशन है वो अलाउ नहीं की जाएगी आफ्टर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज अनलेस देयर आर ग्राउंड्स हैव बीन मेंशन्ड सो एंड सो फोर्थ, और वेरियस जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के। तो वहां तो शेल शब्द का यूज हुआ है ना, कि एक बार जब विवादों का स्थिरीकरण हो गया, एक बार जब सेटलमेंट ऑफ इश्यूज हो गया, यू कैन नॉट परमिट द पार्टी। मान लीजिए वो बच्चा सीधा बुक पढ़ के आया और जज बन के बैठा है चेयर के ऊपर, तो वहां पे वो मिस्टेक करेगा। दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव आर्गुमेंट में आपको बताएं। अब मेरा आर्गुमेंट सुनिए, सर ऐसा है कि आपकी ट्रेनिंग होती है 1 साल की, आपके ऊपर पैसा खर्च किया जाता है, ये सब चीजें ऐसी जो सिखाई जा सकती है, ऐसा नहीं कि सिखाई नहीं जा सकती। और रही बात कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें परसेंटेज भी लेके आएंगे 70% मिनिमम, जैसे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने किया। तो कहने का मतलब यह है सर कि 70% ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज में नहीं बनती, रायसन यूनिवर्सिटीज, एमडीएस, भीमराव अंबेडकर, इनमें नहीं बनती 70%, किसी को नहीं बनती। और बनती है तो बहुत हार्डली 2 से 5%, 10% बच्चों की 70 बनेगा, नहीं बनता है सर। लेकिन वहीं आप कंपेयर करते हो एनएलयूज को या फिर 5 ईयर लॉ कॉलेजेस को, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, उनमें इजीली 70+% बनती है। सीजीपीए जो होता है वो 8 जा रहा है, 7.8 जा रहा है। तो सर दिक्कत ये है कि फिर उन बच्चों का सीधा कंपटीशन हो जाएगा। तो आज जजमेंट आने वाला था, ऐसा सुन रहे थे हम लोग लाइव लो पे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अभी प्रैक्टिस इंप्लीमेंट होगी या नहीं होगी, अब वो मैसेज आपके लिए, वो सुनिए। प्रैक्टिस होगी नहीं होगी, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, तो मेरी एक एडवाइस सुन लीजिए। सर जैसे ही आपकी एलएलबी कंप्लीट हो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम करना है बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में रजिस्ट्रेशन। सेकंड आपको काम करना है बार एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन। आज भी मेरे पास बच्चों के फोन आते हैं कि सर मेरा बार काउंसिल में मैंने 2017-18 में करा लिया था, लेकिन बार एसोसिएशन में मैंने अभी तक नहीं करवाया है। तो मेरी प्रैक्टिस क्या 2018 से 19 काउंट होगी या फिर मेरी बार एसोसिएशन से काउंट होगी? तो सवाल ये है, तो इसका आंसर सुन लीजिए कि अगर कोई एडवोकेट सर्टिफिकेट लिख के देता है आपको कि ये मेरे पास प्रैक्टिस करता है, और आप सीधा बार काउंसिल ऑफ राजस्थान से सर्टिफिकेट ले सकते हैं तो ले लो, अगर नहीं ले सकते तो फिर मुश्किल है। क्योंकि बार एसोसिएशन से ज्वाइन करना जैसे आपकी इच्छा होती है, बहुत से लोगों का प्रेरोगेटिव होता है वेदर दे वांट टू चूज बार एसोसिएशन और नॉट। एक तो एसोसिएशन है ना सर, वो तो जाना है नहीं जाना वो आपकी इच्छा है, लेकिन उसका सिर्फ इतना फर्क पड़ता है कि कल को कोई भी काम होता है तो बार एसोसिएशन का सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट आपको लिख के देता है कि ये हमारे पास में एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतने साल से कंटिन्यू रेगुलर है इस बार के अंदर, एक सक्रिय मेंबर है इस बार के अंदर। डिस्ट्रिक्ट में हो अगर आप, तो उस बार एसोसिएशन के सर्टिफिकेट के ऊपर जो आपका प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज है, जो प्रिंसिपल डीजे साहब हैं, वो उस पर एक सर्टिफिकेट बना के देंगे, तब जाके आपकी प्रैक्टिस को कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन अगर आप हाईकोर्ट में काम करते हो तो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का बनाएंगे, उसके बाद में जो रजिस्ट्रार होते हैं हाईकोर्ट के, वो उस सर्टिफिकेट के बेसिस पर आपको एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं। बात समझ में आई कि क्यों मैंडेटरी है करवाना? अब कल को प्रैक्टिस इंप्लीमेंट होती है या नहीं होती वो एक बात की विषय वस्तु है, लेकिन खुद से सवाल पूछे क्या आप अभी तैयार हैं एग्जाम के लिए? अगर आप बोलते हैं कि तैयार हैं तो फिर वेट कीजिए, और तैयार नहीं है तो फिर तैयार होइए एग्जाम के लिए। पहला अटेम्प्ट आखिरी अटेम्प्ट होना चाहिए, उस तरह की तैयारी कीजिए। सब्जेक्टों को बहुत क्लियर पढ़िए, थोरोली पढ़िए, कंसेप्चुअल पढ़िए, एक स्कोप नहीं छोड़ना है नंबर कट जाए जहां पे। एक बात मैं देखता हूं आजकल, अरे बहुत बेकार ट्रेंड है जुडिशरी में, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं सर जिनमें मिनिमम 70 to 80 लेक्चर्स चाहिए, मिनिमम इतना चाहिए, तब जाके आप उसको बहुत थोरोली पढ़ पाओगे और प्रैक्टिकल उसका समझ पाओगे। सीपीसी हो गया, बीएनएस हो गया, बीएनएसएस हो गया, बीएसए हो गया, ये वो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको थोरोली आना चाहिए। मैं देखता हूँ 20 क्लास, 25 क्लास, 30 क्लास में सब्जेक्ट खत्म करा देते हैं लोग, बाकी संस्थाएं जो है, उनको लगता है कि उन्होंने सब्जेक्ट को पढ़ा दिया है, लेकिन जस्टिस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर?
क्योंकि जिस लेवल का पेपर आ रहा है और जो आपसे समझदारी की उम्मीद की जा रही है पेपर के अंदर, वो आप उस स्तर तक आप नहीं गए हो अभी। ये लो कॉलेज का एग्जाम नहीं है जहां पर सिर्फ आपको थ्योरी लिखनी है। सवालों का जो ट्रेंड हो रहा है, लोग कहते थे कि 2024 का पेपर थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आया है, तो जब मेरे पास आरटीआई की कॉपी आती है बच्चों की, तो मैं देखता हूँ कि पेपर आसान नहीं था, पेपर वॉज नॉट ईजी। बच्चा बाद आके क्या बोलता है, पेपर बहुत ईजी है सर, पेपर बहुत आसान आ गया सर, पेपर में बहुत ऐसा हो गया सर, लेकिन पेपर वॉज नॉट ईजी। जो सवाल डिसाइडिंग होते हैं वो कंसेप्चुअल थे। कुछ सवाल देखिए 70% पेपर स्ट्रेट फॉरवर्ड था, 30% थ्योरेटिकल की बात कर रहा हूँ मैं जजमेंट राइटिंग और राइटिंग की बात नहीं कर रहा। 30% ऐसे थे तो थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे, जहाँ पे एज मिलता है उन बच्चों को जिन्होंने थोरोली सब्जेक्ट को पढ़ा है। तो प्लीज वैकेंसी आएगी, जब आएगी खुद को तैयार करो उसके लिए, उस प्रिपरेशन के लिए, उस मुकाम के लिए आप अपने आप को तैयार कीजिए। वी विल टेक अराउंड 80 लेक्चर्स इन बीएनएसएस एंड वी विल टेक अराउंड 70+ लेक्चर इन बीएनएस। तो आप सोच लीजिए 1.5-2 घंटे के, अगर आपको 1.5 घंटे के लेक्चर मिल रहे हैं तो उनका वर्थ है। सर सबसे पहले कौन सा रजिस्ट्रेशन करवाना होगा? सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का। आप लोग बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की साइट पे जाइएगा। तो जिन बच्चों को, सुन लीजिए सर, ये वीडियो जो है ये मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा ताकि बच्चों को पता रहे कि क्या करना है और क्या नहीं करना। बस ये मार्गदर्शन की तरह समझ लीजिए इस वीडियो को। जो बच्चे पास आउट होते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है सर, ये साइट है, सिंपल लिखिए बार काउंसिल ऑफ राजस्थान, इसको सर्च कीजिए। दिस इज द साइट ऑफ बार काउंसिल ऑफ राजस्थान। इसको ओपन कीजिए। ये ओपन होगा, यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेट आएगा। किसका आएगा सर? न्यू रजिस्ट्रेशन का। तो जो बच्चे नए हैं मैं उनके लिए कह रहा हूँ, तो प्लीज ये काम मैंडेटरी कीजिए। मेरी एक मैडम से बात हुई, अभी वो एपीओ का मेंस लिख रही हैं, उनसे मेरी इसी रिगार्डिंग बात हुई थी। शी वाज 2018 और 19 somehow she enrolled in bar council of Rajasthan, but she never appeared in the court। बच्चों को लगता है कि बार काउंसिल हो गया बस ठीक है, ये नहीं सर, 2-4 और हैं सर। यहाँ पर आप न्यू लॉगिन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ये एनरोलमेंट है सर, एनरोलमेंट पे जाके आप न्यू रजिस्ट्रेशन में जाओ, क्लिक करो इसका, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिख रहा है इसमें, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना और यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करके जो जो ये आपसे मांगता रहता है उसको भरते रहिए। सिटीजन ऑफ इंडिया ये वो सब करके अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कीजिए यहाँ से और उसको फिल कीजिए। ठीक है ना सर? तो जो बच्चे पास आउट हो जाएं, मेन डिग्री आने का इंतजार मत कीजिएगा। प्रोविजनल आता है आपके पास, प्रोविजनल आते हैं, इसको भरिए, क्योंकि सर कल को प्रैक्टिस इंप्लीमेंट होगी तो प्रैक्टिस काउंट जो होगी आपकी, वो बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की डेट से नहीं होती है, वो होती है बार एसोसिएशन की डेट से। बच्चों को गलत फहमी है कि उनकी जो प्रैक्टिस है वो काउंट हो रही है फ्रॉम ऑन द डेट ऑफ बार काउंसिल ऑफ राजस्थान। यहाँ से नहीं काउंट होती है, बार एसोसिएशन लिख के देती है, उससे काउंट होती है आपकी प्रैक्टिस। तो तुम अप्लाई करोगे, इसमें 2-4 महीने इसमें लगते हैं, 2-3 महीने लगते हैं। इसमें मीटिंग होती है, मीटिंग में एनरोल करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स आते हैं। तो जैसे ही आपके पास सर्टिफिकेट आएगा, सर्टिफिकेट के बाद आप चाहो तो लाइफ टाइम मेंबरशिप ले लेना किसी भी बार की, और आप लेना हाई कोर्ट की, ज्यादातर किसकी लेना? हाई कोर्ट की। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले थोड़े सर्टिफिकेट देने में आनाकानी करते हैं अगर आप रेगुलर नहीं है तो, लेकिन हाई कोर्ट वाले ऐसे कुछ नहीं करते, वो आपका रोल नंबर देखते हैं और सीधा आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं। आप चाहते हो जुडिशरी में करियर बनाना, बनाइए सर, लेकिन ये कुछ फॉर्मेलिटीज करके तैयार रखिए। अब वो समय नहीं है कि सिर्फ एलएलबी मांग रहे हैं, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट मांग रहे हैं। और एक और बात बता देता हूँ, कंपटीशन कम होगा मार्केट से। कंपटीशन कम इसलिए होगा सर क्योंकि जितने भी ये एनएलयूज के बच्चे हैं या फिर अच्छी लॉ स्कूल के बच्चे हैं, इनके अंदर इतना सब्र नहीं है कि 3 साल की प्रैक्टिस करें और फिर जुडिशरी की तैयारी करें। क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारे बच्चों से मिलता हूँ, उनका मन इधर उधर भागता रहता है। मेरे पास स्टूडेंट थे, लास्ट टाइम आरजेएस मेंस की तैयारी करते थे मेरे पास, तो वो मेंस के जब मिस्टेक बताता था मैं, तो वो हमेशा कहते थे कि सर मेरे को तो सुप्रीम कोर्ट से ऑफर आ रहा है, एक लॉ फर्म है सर, उसने मेरे को एक्सेप्ट कर लिया है, वेदर शुड आई गो और नॉट। तो मैं उसको कहता था कि यार 1 महीना इस एग्जाम को देके जाओ, आप इस एग्जाम को देके जाओ, मेंस लिख के जाओ अच्छे से, ताकि जिंदगी में मलाल ना रहे। और प्रैक्टिस करनी तो प्रैक्टिस करो, 1 महीना उनसे टाइम एक्सटेंशन मांग लो। तो सर उनके अंदर वो नहीं है। अगर कल को प्रैक्टिस इंप्लीमेंट होती है तो जितने भी ये बच्चे जो होते हैं, उन बच्चों को सब्र नहीं है कि 3 साल प्रैक्टिस करके फिर आपके पास आएंगे, वो लॉ फर्म में सेटल हो जाएंगे, अपन लाइफ को आगे बढ़ा लेंगे। लेकिन दिस इज द बेस्ट वे, एनरोल कराओ, रजिस्ट्रेशन कराओ और तैयारी करते रहो अंदर ही अंदर।
कल को ये वकालतनामे भी मांगते हैं तो वकालतनामे भी आप लगा सकते हो किसी सीनियर के पास एनरोल करके खुद को। बात समझ में आई सर? तो प्लीज आपकी प्रैक्टिस की डेट यहाँ से काउंट नहीं होगी, वो काउंट कहाँ से होगी, जब आपने बार एसोसिएशन में करवाया। सर ये काम पहले करो, उसके बाद में आपके पास में जब सर्टिफिकेट आ जाएगा बीसीआर का सर्टिफिकेट आया, आपको एक एनरोलमेंट नंबर दे देंगे, और एनरोलमेंट नंबर आते ही फिर आप किसी भी बार एसोसिएशन में जाओ, वहां की मेंबरशिप ले लेना उसके ऑफिस में जाके, और लाइफ टाइम मेंबरशिप ले लेना। और कुछ एडवोकेट वेलफेयर वगैरह भी होता है 15,000, 20,000, 21,000 का, वो भी दे देना हैंड टू हैंड, वो भी दे देना। मतलब एक बार में सारे प्रोसीजरल काम सारे एक साथ खत्म करना। एक एडवोकेट वेलफेयर होता है, उस टाइम 16,000 का था, अब शायद 25,000 का हो गया, 20-25,000 का हो गया। एडवोकेट वेलफेयर क्या होता है सर? एडवोकेट वेलफेयर वो होता है जिसमें आपको कोई भी बीमा वगैरह मिलता है, दुर्घटना बीमा, कोई भी आपको एक्सीडेंट हुआ है, सब उसमें सब रिलीफ रेमेडी देता है बार आपको। तो ये सब बेसिक काम कंप्लीट कर लेना। अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा क्या आएगा हमें नहीं पता, लेकिन हम भविष्य के लिए तैयार रहें। और प्रैक्टिस से हेट मत करना। प्रैक्टिस से आप प्लीज आपको मेरी बात अटपटी लग रही होगी, लेकिन प्लीज प्रैक्टिस से हेट मत करना कि प्रैक्टिस गंदी है, प्रैक्टिस नहीं करनी, ये सब दिमाग में मत लेके आना सर। क्योंकि देखिए, अगर आप बीए किए हुए होते, जैसे आप आरएस की तैयारी कर रहे थे या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। जब 6 अटेम्प्ट खत्म हो गए, इधर अटेम्प्ट नहीं है तो उसका मतलब थोड़ी ना कि आप 35 तक आरजीसी देते जाओगे। एट ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आपको अपनी लिटिगेशन को स्टार्ट करना होगा, तो उससे हेट मत करना, साइकोलॉजिकल हेटेड मत लेना उस प्रोफेशन के प्रति। बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। कुछ लोगों को देख के अपना वो मत खराब मत करना। बहुत से ब्रिलियंट एडवोकेट आपको प्रैक्टिस करते हुए मिल जाएंगे। बात समझ में आई? तो ये बेसिक काम कीजिए, 1-2 साल 3 साल तैयारी कीजिए, 1-2 अटेम्प्ट दीजिए, एंड यू स्टार्ट योर लाइफ। हम जो तैयारी कर रहे हैं, जो मैं आपको पढ़ाता हूँ यहाँ पे, मैं आपको प्रैक्टिकलिटी पढ़ाता हूँ। देखिए मेरी बात सुन लीजिए, 100 बच्चे मैं पढ़ा रहा हूँ तो हार्डली 5, 6, 7 बच्चे मैक्सिमम इतने ही जज बनते हैं। और ये रेशियो इतना क्यों रहता है, कम रेशियो क्यों है सर? क्योंकि वो डेडिकेशन और हार्डवर्क, पॉजिटिव माइंडसेट हर बच्चे के अंदर नहीं होता। आपके अंदर है या नहीं, ये आपका हार्डवर्क तय करेगा। लेकिन लिटिगेशन, क्या पता यार कोई आदमी लिटिगेशन के लिए अच्छा हो। मेरे एक सीनियर हैं जो सेशंस में प्रैक्टिस करते हैं, मैंने उनको पूछा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते, तो उन्होंने साफ बोल दिया मुझे कि यार मेरे को अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, मैं अंग्रेजी में फ्लुएंट नहीं हूँ, अंग्रेजी में से ड्राफ्टिंग नहीं होती, मैंने सेशंस पकड़ा हुआ है। देन आई रियलाइज ना कि हर आदमी की अपनी एक विशेषता है, अपना उसका एक पोटेंशियल है। तुम्हारा पोटेंशियल क्या है तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम लो फील्ड में हो तो कानून अच्छे से पढ़ो, फिर जो करना है करो यार। द होल स्काई इज योर। आसमान ही आपका है, आप कहीं जाओ, आपकी उड़ान कितनी हो ये आपको तय करना है। मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं कि आप जुडिशरी में ही जाइए। मेरा काम लो पढ़ाने का है। इस कोचिंग का नाम अभ्युत्थान लॉ अकेडमी है, अभ्युत्थान जुडिशियल अकेडमी नहीं है, या अभ्युत्थान जुडिशरी क्लासेस नहीं है। लो पढ़ाने का काम है सर मेरा, मैं लो पढ़ाता हूँ आप लोगों को। हाँ, लो जो मैं पढ़ाता हूँ वो आरजेएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता हूँ, ये जुडिशियल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता हूँ कि पेपर किस तरह से आ रहे हैं, वो आपका ट्रेंड है। सर नहीं, इसमें एग्जाम नहीं होता है। ये बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का जैसे आपको मिल जाएगा, फिर जब भी नेक्स्ट एआईबी आएगा। हाँ, एक बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया की भी सुन लीजिए कि एआईबी का एग्जाम क्या होता है सर। इसमें एनरोलमेंट करवा लिया आपने, उसके बाद में बार एसोसिएशन में करवाओ। इस बीच में अगर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का एग्जाम आता है, एआईबी का ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का एग्जाम आता है, तो उसमें आप एनरोल कीजिए, और उससे आपकी प्रैक्टिस, वो एग्जाम एक ही बार पास करना होता है, 40% मार्क्स लेके आने होते हैं उसमें, और वो ओपन बुक एग्जाम है, सारे बैरेक्स पोथी होती सब लेके जाओ। अगर तुम जुडिशरी की तैयारी करो तो तुम्हारे लिए तो वो बिल्कुल केक वोक एग्जाम है, बिल्कुल ऐसे कि क्या बैरेक लेके जाने का है, बिना बुक के हो जाता है। अपने यहाँ के बच्चे कितने बिना बुक के निकाल दिए। इसकी भी कोचिंग करवाते हैं एआईबी की एग्जाम की, इसकी कौन सी कोचिंग होगी? ठीक है ना सर? चलिए आज के लिए इतना ही।